गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपये हो और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये हो तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल की कीमत एक पेंसिल की कीमत बराबर में x रुपये मान लेते हैं कि एक पेंसिल की जो कीमत है वह x रुपये है। और फिर एक रबड़ की कीमत बराबर मान लेते हैं y रुपये। प्रश्न से आप सिंपल सोचो कि 2 पेंसिल खरीद रहे हैं तो 2 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और 3 रबड़ खरीद रहे हैं, 3 रबड़ का दाम कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि एक रबड़ का दाम y है और टोटल मिला के कितना रुपये लग रहा है 9 रुपये। यह पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से 4 पेंसिल यानी कि 4x और 6 रबड़ यानी कि 6y बराबर में 18, तो टोटल मिला के 18 लग रहा है। चलिए यहाँ से 2 कॉमन कर लो ना, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ये आपका दूसरा समीकरण हुआ। यहाँ देखो इन दोनों समीकरणों में देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के। तो यहाँ पे देख लो आप a1/a2 निकालोगे तो हो जाएगा 2/4, कटेगा 1/2 आएगा ना। चलिए 1/2। उसी तरह से अगर आप b1/b2 की बात करोगे यहाँ पर तो 3/6, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 तो यह हो जाएगा 9/18, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तो इसके अनेक हल हैं, यानी कि पेंसिल और रबड़ की कीमत की बात करेंगे तो इसके लिए अनेक हल हो जाएंगे, है ना। तो अनेक हल है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है दो रेलगाड़ियों द्वारा तय मार्ग की समीकरण दिए गए हैं। यहाँ पे मतलब कि एक रेलगाड़ी इस समीकरण के वाले पथ पर चल रही है और दूसरी इस समीकरण वाले पथ पर चल रही है, ठीक है। तो क्या करना है, तो क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाली जो 2 रास्ते हैं एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे अनुपातों की तुलना कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी कि समपाती होंगी, पता चल जाएगा ना। चलिए तो समीकरण दिया है x + 2y - 4 बराबर 0, ये पहले रेलगाड़ी के लिए दिया है ये रास्ता, और दूसरे रेलगाड़ी की दिया है 2x + 4y बराबर में -12 बराबर में 0, ठीक है। तो चलो अगर आप यहाँ पे देखो तो a1 का वैल्यू 1 है, b1 आपका 2 है और c1 आपका -4 है। उसी तरह a2 की बात करें तो 2 है, b2 की बात करें तो 4 है और c2 की बात करें तो -12 है, ठीक है। तो a1/a2 यानी कि 1/2, b1/b2 यानी कि 2/4 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर c1/c2 यानी कि -4/-12 यहाँ आ जाएगा 1/3। तो हमने देखा यहाँ कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कब होता है, जब कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं। अच्छा, जब कोई हल नहीं होता है तो यानी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो यहाँ पूछ रहा है क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, तो बिल्कुल नहीं काटेंगे क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेंगे ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे के समांतर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहे 2 आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक की प्रतिमाह 2000 रुपये की बचत होती है तो उनकी मासिक आय निकालिए। तो देखिए इनकी मासिक आय का अनुपात दिया है 9:7, तो माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय या फिर आमदनी भी कह सकते हैं, मासिक आय 9x तथा 7x है। क्रमशः लिख देते हैं, मासिक आय क्रमशः 9x तथा 7x है। मासिक आय की बात करें या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आमदनी
आमदनी मतलब वही ना हुआ, मासिक आय उनकी क्या है, यही यहाँ से पता चल रहा है। और कह रहा है उनके खर्च का अनुपात दिया है 4:3, तो लिखेंगे दोनों व्यक्तियों का मासिक खर्च, मतलब महीना में वो कितना रुपए खर्च करते हैं उसका अनुपात दिया है 4:3, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं क्रमशः मान लेते हैं इसको 4y तथा 3y है। अलग अलग लेना होगा ना जी। चलिए प्रश्न से, अच्छा बात करते हैं पहले व्यक्ति के बारे में। पहला व्यक्ति महीना में कमा रहा है 9x रुपया, खर्चा कर दे रहा है कितना 4y रुपए, ठीक है 4y रुपए खर्च कर रहा है और कमा रहा है 9x रुपए। तो 9x यानी कि टोटल इसके आमदनी में से घटा देंगे जितना खर्च हो रहा है, तो क्या निकलेगा मासिक बचत, यानी कि 2000 रुपए। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति जो है 7x कमा रहा है और खर्च कर रहा है 3y, तो इसका जो मासिक बचत होगा तो इसका भी 2000, क्योंकि प्रत्येक का मासिक बचत 2000 रुपए है। यह समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 में गुना कर दीजिए 3 से और इसमें गुना कर दीजिए 4 से। चलिए गुना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से गुना करके इसको लिखिए, तो यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे 27x माइनस का 12y बराबर में हो जाएगा 3 दूना 6 वे 000। चलिए यहाँ पे 4 से गुना करोगे तो 7 का 28x माइनस का 4 तिया 12y बराबर में 8000। चलो अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे और काटेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा माइनस का x और इधर होगा माइनस का 2000। तो x का मान कितना आ गया 2000 रुपए। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितना है 9x है ना, यानी कि 9 गुना में 2000 यानी कि 18,000 रुपए इसका मासिक आय है, ठीक है। अच्छा दूसरे का 7x है, तो लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है ना, यानी कि हो जाएगा 7 गुना में 2000 14,000 रुपए, ठीक है। चलिए तो ये भी निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि उन संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं बताइए, और ऐसी कितनी संख्याएं होंगी यह भी बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं माना हम बताए हैं ना 2 अंकों की संख्या जब भी कहेगा तो आप माना इकाई की संख्या बराबर में x, दहाई की संख्या बराबर में मानना y, और फिर लिखना 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या आपको पता है ना, क्या लिखना है 10y प्लस x, यानी कि 10 गुना दहाई प्लस इकाई। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। चलिए अब लिखते हैं प्रश्न से। क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, यानी कि ये 2 अंकों की संख्या क्या है 10y प्लस x है, और फिर क्या कह रहा है एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी इकाई दहाई की जगह पे और दहाई इकाई की जगह पे, यानी कि हो जाएगा 10x प्लस y। इन दोनों का योग जो है किसके बराबर है 66 के। तो देखो ना 11x हो जाएगा और 11y बराबर में 66। 11 कॉमन करो, x प्लस y बराबर 66 ही ना है। चलिए तो ये 11 डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 66/11। 6 बार में कट जाएगा, x प्लस y बराबर 6, ये पहला समीकरण, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं बताइए, यानी अंकों का अंतर वह x माइनस वाई भी तो हो सकता है, यानी इकाई में से दहाई का भी तो अंतर हो सकता है, या दहाई माइनस इकाई का भी तो अंतर 2 हो सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ पे केस पहले केस में समीकरण पहला तो वही ले लो x प्लस वाई बराबर 6, और ये ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर में 2, ठीक है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा था कि इकाई और दहाई का अंतर या दहाई या इकाई का अंतर, तो इसलिए दोनों लेना पड़ा। इकाई में से दहाई को भी घटाकर 2 मान लिया और दहाई में से इकाई को भी घटाकर 2 मान लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करो,
2x बराबर में 8, x बराबर 4 आ जाएगा ना, उधर भाग में जाएगा तो x का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 6, तो x की जगह 4 रख दो, y बराबर 6, ये जाके उधर घट जाएगा, y का मान कितना गया 2, तो x y निकल गया, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 अंकों की संख्या क्या होता है, तो फॉर्मूला ऊपर लिखे है ना 10y प्लस x। चलिए तो 10 y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और x की जगह पे 4, तो यानी 10 दूना 20 और 4 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 24 हो गई। अब देखो केस दूसरा, पहला समीकरण तो वही रहेगा x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा समीकरण हम लोग ये वाला ले लेंगे y माइनस एक्स बराबर 2, इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, 2y बराबर में यहां से आ जाएगा 8, y बराबर आ जाएगा 4, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 6, y के जगह पे 4 रख देना है, उधर जाके घट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2, x का y का आ गया, इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10 गुना y के जगह पे क्या 4 और प्लस में x यानी कि 2, तो 40 प्लस 2 42, तो 2 संख्या हो सकती है ना, एक 24 हो जा रहा है, एक 42 हो जा रहा है, तो ऐसी कितनी संख्या है, तो 24 और 42 यही ना है, 24 और 42 2 संख्याएं हो रही है, 42 और 24 कुल 2 संख्याएं हो सकती है ऐसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 1 घटाया जाए तो वह 1 हो जाती है, यदि हर में 1 जोड़ा जाता है तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, तो जब भी अंश हर वाला क्वेश्चन आता है तो सीधे लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर में x और आपके भिन्न का हर बराबर में y, और फिर लिखेंगे भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न अंश बटा हर होता है ना, यानी कि x बटा वाई। चलो प्रश्न से क्वेश्चन में आओ, सीधे आप लिख दो x बटा में y। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, चलिए भिन्न के अंश में x1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दिए, तो वह भिन्न क्या हो जाता है, तो वह 1 हो जाता है। ये उधर जाके गुना करेगा तो x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1, ये आके इधर माइनस का होगा x माइनस y, और ये जाके उधर माइनस होगा, तो यानी दोनों -1 यानी -2 हो जाएगा, पहला समीकरण। आगे देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न पे x बटा y था, हर में 1 जोड़ दिया जाता है सिर्फ हर में, तो वह 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x बराबर y प्लस 1, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर में 1, यह समीकरण 2 हो गया। अब x और y का मान निकालते हैं इन दोनों से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और 2 है आपका 2x माइनस वाई बराबर में 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइन बदल दें, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का x बराबर में माइनस का 3, माइनस माइनस काट दो, x का मान आ गया 3, x का मान समीकरण किसमें रख दिया जाए, 1 में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, x का मान 3 रख देंगे, ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, तो -2 -3, यानी कि माइनस वाई बराबर में हो जाएगा -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 5, तो x और y का मान आ गया ना, x बराबर 3 y बराबर 5, इसलिए भिन्न जो होगा, जो हमें निकालना था वह भिन्न हो जाएगा x बटा वाई ना, यानी कि 3 और बटा में 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपए है, और 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपए, तो एक नारंगी और एक सेब की कीमत ज्ञात करें। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं। माना एक नारंगी
एक नारंगी की कीमत, एक नारंगी की कीमत बराबर में x रुपए। ठीक है, दूसरा क्या है, एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत बराबर में मान लेते हैं y रुपए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से कितना नारंगी है, तो 5 नारंगी है और 3 सेब है 35 रुपए में, पहला समीकरण। उसके बाद 2 नारंगी है और 4 सेब है 28 रुपए में। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में आ जाएगा 28, तो ये जाएगा भाग में, तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 14। यह आपका दूसरा समीकरण। तो एक काम करो, समीकरण 1 में गुना कर दो आप 2 से और समीकरण 2 में गुना कर दो 3 से, ताकि 6y 6y हो जाए। समीकरण 1 तथा 2 से चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 दूना 10x प्लस का 6y बराबर में 35 दूना 70, 70 लिख देते हैं सीधे। चलिए, और इसमें 3 से गुना करोगे तो 3x 6y 14 तिया 42, साइन बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से आएगा आपका 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ पे 6 2 28। चलिए, ये 7 जाएगा भाग में, तो 7 जाएगा इधर से भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी कि x का मान क्या आ गया 4। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 आसान है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 14 ना, x प्लस 2y बराबर में 14, x का मान क्या रखना है 4, 2y बराबर 14, ये 4 जाके उधर घट जाएगा ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर में 10, y बराबर 10 बट्टा 2, यानी कट के आ गया 5, y का मान 5। इसलिए एक नारंगी की कीमत, इसलिए एक नारंगी की कीमत, एक नारंगी की कीमत, एक नारंगी की कीमत कितना हो जाएगा 4 रुपए, है ना, और एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत कितना हो जाएगा 5 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है किसी छात्रावास में मासिक व्यय एक भाग नियत है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन किया है। यानी कि कोई छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें कोई बच्चा रह रहा है, तो उसका मासिक व्यय मतलब महीना का कितना खर्चा है किस पे निर्भर करता है। तो एक भाग फिक्स है कि उसको मतलब एक महीने के लिए कुछ रुपए देने हैं, एक भाग नियत है यानी कुछ रुपए देने हैं, और शेष भाग यानी कि शेष पैसा उस पर निर्भर करता है कि वो छात्रावास में कितना दिन भोजन किया है, मतलब वहाँ कितना दिन हॉस्टल में खाना खाया है उसके ऊपर। ठीक है, तो जब एक छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये देना पड़ता है, जबकि बी को 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देना पड़ता है। तो नियत मासिक व्यय एवं एक दिन के भोजन का मूल्य निकालना है। लिखते हैं माना छात्रावास का नियत मासिक व्यय बराबर में x रुपए, मतलब कि उसको एक महीने के लिए x रुपए वो देने हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए। ठीक है, चलिए प्रश्न से अब देखिए, कोई बच्चा जब 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देना पड़ता है, तो x रुपए तो वो देगा, छात्रावास का जो नियत फिक्स चार्ज है वो तो देगा ही रहने के लिए। और 20 दिन जब भोजन किया है तो कितना रुपए लग जाएगा 20 वाई, क्योंकि एक दिन के भोजन का y रुपए है तो 20 दिन का 20 वाई, और टोटल मिला के 1000 रुपये। फिर जब बी जो छात्र है वो 26 दिन भोजन करता है लेकिन उसमें रहेगा छात्रावास में, तो उसका तो चार्ज लगेगा ना 100 रुपये, और 26 दिन का भोजन का 26 वाई और बराबर में 1180। ठीक है, यह समीकरण 2 होगा। यहाँ पे देखो साइन बदलो, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे इसी तरह से घटा देते हैं, माइनस का 6y बराबर में माइनस का 180, माइनस माइनस काट दो, ये जाएगा भाग में 180 और बटा में 6, 30 आ जाएगा ना, y का मान 30 आ गया। अब लिखो y का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक है आपका x प्लस में 20y बराबर में 1000। चलो यहाँ पे रखते हैं y का मान 30, तो हो जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर में 1000, x प्लस 600 बराबर में 1000। ये जाके उधर घट जाएगा यानी 400 आ जाएगा, 400 आ गया। तो x और y के वैल्यू आ गया ना, तो इसलिए छात्रावास का नियत मासिक व्यय बराबर 400 रुपये तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य या व्यय भी लिख सकते हैं। कितना रुपये हो जाएगा? 30 रुपये। बड़ा सस्ता है, 30 रुपये में एक दिन भोजन हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 होता है। भिन्न ज्ञात करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि सीधे मान भिन्न का अंश सीधे लिखेंगे, हमेशा ऐसे लिखेंगे, भिन्न का अंश बराबर में x और भिन्न का हर बराबर में y। ठीक है, और फिर लिखेंगे भिन्न क्या हो जाएगा? x बटा में y। ठीक है, चलो प्रश्न सीधे आप भिन्न को लिख लो, यानी x बटा y लिखो। अब पढ़ो क्वेश्चन को। किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, अंश में से सिर्फ 1 घटा देंगे, हर में कुछ नहीं करेंगे, तो वह 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 3 बराबर में y इधर आएगा माइनस का, तो 3x माइनस y बराबर में 3, पहला समीकरण। फिर देखो आगे, फिर कह रहा है कि भिन्न के हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर में y प्लस 8, यानी कि 4x माइनस y बराबर में 8, यह दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण से x y को निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए तो क्या होगा? 3x माइनस y बराबर में 3 और दूसरा है 4x माइनस y बराबर में 8। ठीक है, यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा ना, माइनस का x बराबर में माइनस का 5, माइनस माइनस काट दो, x का मान कितना गया? 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर, तो 3x माइनस y बराबर 5, यही ना है आपका समीकरण 1, सॉरी y बराबर 3 है। चलिए 3x माइनस y बराबर 3, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है? 5, तो 3 गुना 5 माइनस y बराबर में 3। ठीक है, यहाँ 15 माइनस y बराबर में 3, ये जाकर उधर घट जाएगा, माइनस y बराबर 3 में से 15 को घटा देंगे, 3 में से 15 को घटा देंगे। चलिए, यानी कि माइनस y बराबर में हो जाएगा आपका कितना? माइनस का 12, ये सिर्फ 3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस काट दो, y का मान 12, इसलिए भिन्न जो होगा, भिन्न वह क्या हो जाएगा? x बटा में y, यानी कि 5 और बटा में 12, तो यहाँ से भिन्न निकलेगा। तो जो भी आपका भिन्न वाला क्वेश्चन होगा ऐसे ही बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई इस एक्सरसाइज में। आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्वेश्चंस में। आपको देख रहा ना वर्ड प्रॉब्लम, अगले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए है ना, वो कुछ क्वेश्चन इसमें भी दे दिए, मैंने सारे बता दिए। अगले एक्सरसाइज में सारे वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि हम लोग विलोपन ही विधि लगाए एक्स वाई के मान निकाल के, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। आप कोई भी मेथड, जो आपको मेथड आसान लगे उसको लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बचा है, तो 2 अन्य विधियों जो के बारे में जो हम लोग बात की थे। पहला विधि तो आपका था तुलनात्मक विधि, याद है? मैंने बीजगणितीय विधियों में से एक तुलनात्मक विधि बताया था, यानी कि बताया था इसको कंपैरिजन मेथड। तो बोला था कि इससे भी आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कंपैरिजन मेथड पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, कंपैरिजन मेथड क्या होता है इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ठीक, चलिए तो इसको समझ लिया जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे x प्लस वाई बराबर में दिया है 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर में दे दिया हो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए जी? 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 समीकरण है। इसे हम लोग तुलनात्मक विधि से किस तरह से बनाएंगे उसको समझना है।
यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर में क्या है 14 ना। यहाँ से आप x या y का मान निकाल लो। जैसे मान लो अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो क्या होगा 14 माइनस वाई, इन होगा। उसी तरह फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 6, यानी कि यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई। तो यहाँ x का मान 14 माइनस वाई, यहाँ पे 6 प्लस वाई, इसलिए यहाँ 14 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई के। तो इसको लाएंगे इधर, इसको ले जाएंगे उधर। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो माइनस का 2y बराबर में माइनस का 8, माइनस में कट गया, इसको ले जाएंगे भाग में, तो y बराबर 4। y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14 ना, x प्लस वाई बराबर में 14, तो y के जगह पे क्या रख देंगे आप 4, तो ये जाके उधर घट जाएगा, x का मान 10, x का मान 10, y का मान 4। तो यह विधि जो है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक विधि, यानी कि कंपैरिजन मेथड। एक और विधि थी, पांचवी विधि, जिसके बारे में मैंने कहा था आपके बुक में नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अनुपात निर्णय विधि, जो हमारी पांचवी विधि थी वो क्या थी, अनुपात निर्णय विधि, अनुपात निर्णय विधि, यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। तो चलिए इस रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड पे क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण कुछ इस तरह से दिए हैं, एक दिया है 3x प्लस 5y बराबर में 7, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण मान लेते हैं 5x प्लस में 12y बराबर में 14। यह दो समीकरण दिए हैं और इनसे कह रहा है कि x और y का मान निकालिए अनुपात निर्णय विधि से। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है कि कांस्टेंट को बराबर करना होता है। तो समीकरण 1 में हम लोग गुना कर दे 2 से और इसमें गुना कर दे 1 से, तो हो जाएगा ना बराबर, कांस्टेंट बराबर हो जाएगा ना, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, समझ गए ना, यही ध्यान रखना होगा। यानी कि आ जाएगा आपका अब 6x प्लस में 10y और बराबर में 14। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। गुणा किस लिए किया है, ताकि दोनों कांस्टेंट को बराबर किया जा सके। इधर भी 14 आ गया, इधर भी 14 आ जाएगा, है ना, इसीलिए ध्यान रखना। 5x प्लस में 12y बराबर में 14, तो दोनों बराबर हो गए। इसलिए अगर हम लोग देखें इन दोनों समीकरण से दोनों कांस्टेंट बराबर हो गए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। 6x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 5x प्लस 12y के, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनके ये वैल्यू बराबर है ना दोनों के, दोनों 14 के बराबर, यानी ये दोनों आपस में इक्वल। x वाले को एक तरफ करो और y वाले को एक तरफ करो, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके बाद यहां से आ जाएगा आपका x और यहां से आ जाएगा 2y, ठीक है। अब इसको इधर भाग में देते हैं, x बटा 2 और y बटा 1, हमेशा यही करना होगा। यहाँ कांस्टेंट दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए कोई भी इनटू में, ठीक है। तो इसको इसके डिवाइड में, और यहाँ 1 था तो उसके डिवाइड में चला गया, और इसको हम लोग k मान लेते हैं। दोनों के रेशियो को हम लोग क्या मान लिए कि यह k के इक्वल है, यह यहाँ पे मान लिए, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ से चाहोगे तो x बाई 2 इक्वल टू k और y बाई 1 इक्वल टू k, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू 2k और y का वैल्यू k आ जाएगा। अब दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण पकड़ लो, या समीकरण 2 पकड़ लो या समीकरण 1 पकड़ लो, कोई भी जो आसान लगे आपको। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका ही ना है 5x प्लस 12y बराबर 14, 5x प्लस 12y बराबर 14, यहाँ रख देते हैं 5x प्लस 12y बराबर में 14, ठीक है। 5 x की जगह पे 2 के, 12 y की जगह पे k और बराबर में 14, तो यह 10 के और प्लस में 12 के बराबर में 14 हो जाएगा ना, यही 10 के और बराबर में 12 प्लस में 12 के बराबर में 14। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो जोड़िएगा तो आपका 22 के हो जाएगा ना, 22 के बराबर 14, यानी के बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा,
के बराबर 14/22, के बराबर 14/22 काट देंगे। 7 दूना 14 और 11 दूना 22, यानी कि के का मान आ गया 7 और बट्टा में 11। चूंकि x बराबर है ऊपर 2 के, यानी कि 2 इंटू 7/11, यानी कि 14/11 x का मान आ गया। और y बराबर है k, यानी y का मान आ गया 7/11। इसलिए x बराबर हो गया आपका 14/11 और y बराबर हो गया 7/11। तो यहाँ से x y का वैल्यू आ गया। यह भी विधि आप ध्यान रखना। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे और इस रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। पूरे चैप्टर पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।